आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 बैंकिंग। बैंकिंग की एक क्लास पहले हो चुकी है, पार्ट 1, जिसमें हमने पढ़ा था कमर्शियल बैंक क्या होता है और कमर्शियल बैंक के फंक्शन क्या होते हैं और मनी मल्टीप्लायर क्या होता है। आज पार्ट 2 है, जिसमें हम पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक क्या होता है। जैसे कि इंडिया का सेंट्रल बैंक है आरबीआई है, आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे और आरबीआई के डिफरेंट फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सेंट्रल बैंक क्या होता है। सेंट्रल बैंक एक अपेक्स बॉडी होती है। अपेक्स मतलब सबसे बड़ी बॉडी होती है, ठीक है, जो सबसे ऊपर हो, सुप्रीम बॉडी होती है। अब सेंट्रल बैंक क्या करता है? कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है, रेगुलेट करता है और डायरेक्ट करता है बैंकिंग सिस्टम को एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर को। तो सेंट्रल बैंक इज अ अपेक्स बॉडी दैट कंट्रोल, ऑपरेट, रेगुलेट एंड डायरेक्ट इंटायर बैंकिंग सिस्टम। हमारे देश के अंदर जितने भी बैंकिंग सिस्टम है, जितने भी कमर्शियल बैंक आते हैं, उनको ऑपरेट, कंट्रोल, रेगुलेट करने का काम किसका है? सेंट्रल बैंक का है। और जो भी मॉनेटरी स्ट्रक्चर होता है, रेपो रेट, बैंक रेट, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, इन सबको भी कंट्रोल कौन करता है? सेंट्रल बैंक करता है। जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो आरबीआई बना था उसकी स्टेब्लिशमेंट स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को अंडर आरबीआई एक्ट 1934। तो आप देखोगे 1935 मतलब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ था 1947। 1947 से पहले आरबीआई बन चुका था, ठीक है। अब आरबीआई के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे कि पहला फंक्शन होता है करेंसी अथॉरिटी, दूसरा फंक्शन होता है बैंकर टू द गवर्नमेंट, तीसरा होता है बैंकर्स बैंक एंड सुपरविजन, फोर्थ है कंट्रोलर एंड ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। अब सबसे पहले देखते हैं करेंसी अथॉरिटी का मतलब क्या होता है। करेंसी अथॉरिटी का आप इतना मतलब समझो, हमारे देश के अंदर जो करेंसी छापने की पावर है, नोट इशू करने की जो पावर है, नोट्स इशू करने की जो पावर है, वो किसके पास है? आरबीआई के पास है, ठीक है। आरबीआई हैज द सोल राइट, सोल मतलब ओनली, केवल आरबीआई के पास अधिकार है नोट को छापने का। और हमारे देश के अंदर जितने भी नोट होते हैं वो आरबीआई छापता है, सिर्फ 1 रुपए के नोट को छोड़ के और कॉइन्स को छोड़ के। हमारे देश के अंदर 1 रुपए का नोट और कॉइन्स ये इशू करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बाकी जितने भी नोट है, 2, 5, 10, 100, 200, 500 जो भी नोट है वो आरबीआई छापता है। अब इसके फायदा क्या होता है? जब भी अगर सिर्फ आरबीआई नोट छाप रहा है तो यूनिफॉर्मिटी इन नोट सर्कुलेशन। नोट सर्कुलेशन में क्या बनी जाती है? यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी मतलब होता है एक रूपता। फिर आरबीआई नोट छाप रहा है तो पूरे देश में एक ही करेंसी मिलेगी, यूनिफॉर्मिटी मिलेगी। दूसरी बात, जब यूनिफॉर्मिटी होती है नोट के अंदर तो पब्लिक का फेथ बना रहता है करेंसी सिस्टम के अंदर। जो पब्लिक है, जनता है, उसका विश्वास बना रहेगा। और अगर आरबीआई पैसे छाप रहा है तो आरबीआई इजीली इन्फ्लुएंस कर सकता है मनी सप्लाई को। मनी सप्लाई का मतलब अगर मनी सप्लाई ज्यादा है तो इन्फ्लेशन है, अगर मनी सप्लाई कम है तो डिफ्लेशन है। तो इसका मतलब ये है कि आरबीआई इजीली मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है। डेट्स मीन इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। और आरबीआई इसी के साथ साथ स्टेबलाइज करता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द करेंसी। इसका मतलब होता है आरबीआई स्टेबल कर सकता है हमारी डोमेस्टिक करेंसी को। डोमेस्टिक करेंसी का मतलब रुपए को डॉलर से। क्लियर है? तो आपको कितनी बात याद रखनी है कि देश में जो नोट छापने की पावर है वो किसके पास है? आरबीआई के पास है। देश में जितने भी नोट है वो आरबीआई छापता है, 1 रुपए के नोट को छोड़ के और कॉइन्स को छोड़कर। और इसके फायदे क्या होते हैं? पहला फायदा यह होता है कि देश के अंदर यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है सर्कुलेशन के अंदर। दूसरी बात, पब्लिक का विश्वास बना रहता है। तीसरी बात, अगर आरबीआई छाप रहा है तो आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है। फोर्थ है कि वो स्टेबल करता है करेंसी की एक्सटर्नल वैल्यू को, मतलब कि कितना डॉलर बढ़ रहा है, कितना कम हो रहा है, इस चीज को स्टेबल किया जा सकता है। पहला फंक्शन आपको समझ में आ चुका होगा। सेकंड फंक्शन की ओर चलते हैं। सेकंड फंक्शन है बैंक टू द गवर्नमेंट। आरबीआई गवर्नमेंट का बैंक होता है, ठीक है। आरबीआई कैसे काम करता है? आरबीआई गवर्नमेंट के लिए 3 काम करता है, एज अ बैंकर, एज अ एजेंट और एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, ठीक है। आरबीआई गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट का मतलब कोई भी गवर्नमेंट हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और स्टेट की गवर्नमेंट भी हो सकती है, यूपी गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। हर स्टेट के अलग अलग गवर्नमेंट के लिए भी आरबीआई एज अ बैंकर, एज अ एजेंट और एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर काम करता है। सबसे पहले बैंकर के रूप में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आरबीआई है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो आरबीआई क्या करेगा? सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का करंट अकाउंट ओपन करेगा। क्या करेगा? करंट अकाउंट ओपन करेगा। करंट अकाउंट ओपन होने के बाद पहला काम करंट अकाउंट ओपन कर लिया। दूसरी बात क्या करेगा? जितनी भी इनकी रिसिप्ट आएंगी, जितना भी सरकार का पैसे आने वाला होगा,
उसको एक्सेप्ट करेगा, और जो भी सरकारी खर्चे होंगे, पेमेंट होगा, सरकार की पेमेंट भी करेगा। और तीसरा काम क्या करेगा सरकार का? सरकार को लोन देगा। ये 3 ही काम है। आप देख सकते हो, इट मेंटेन करंट अकाउंट फॉर कीपिंग देयर कैश बैलेंसेस। तो सरकार का जितना भी कैश बैलेंसेस होता है उसको मेंटेन करने के लिए करंट अकाउंट ओपन करते हैं। सरकार की जितने भी पैसे आने वाले होते हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं, सरकार की पेमेंट भी ये लोग करते हैं। सरकार को लोन भी देते हैं, गवर्नमेंट को लोन भी देंगे, और जब भी लोन देंगे उनसे कोलेटरल के रूप में गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख लेंगे, या ट्रेजरी भी रख लिया जाएगा। क्लियर है वाली बात? अब एज अ बैंकर तो हो गया। एज अ एजेंट देखो, सेंट्रल बैंक ऑल्सो हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग पब्लिक डेट। सरकार जो पब्लिक डेट लेती है उसको ये मैनेज भी करते हैं। फाइनेंशियल एडवाइजर का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम एडवाइस देते हैं। टाइम टू टाइम क्या करेंगे? एडवाइस देंगे। कौन से मैटर पे? इकोनॉमी मैटर पे, फाइनेंशियल मैटर पे, और मॉनेटरी मैटर पे। ठीक है, तो आरबीआई 3 तरीके से काम कर रहा है: एज अ बैंकर, एज अ एजेंट, और एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर। यहाँ 3 काम कर रहा है। करंट अकाउंट ओपन होगा, उसके बाद जितनी भी रिसिप्ट आएगी उसको एक्सेप्ट करेंगे, एंड जितनी पेमेंट होगी वो कर देंगे, और लोन दे देंगे। यहाँ पे क्या कर रहा है? एज अ एजेंट पब्लिक डेट को मैनेज कर रहा है। पब्लिक डेट मैनेज हो रहा है। ठीक है, थर्ड में क्या है? एडवाइस देगा टाइम टू टाइम 3 मैटर में। कौन कौन से? इकोनॉमी मैटर, फाइनेंशियल मैटर, और मॉनेटरी मैटर। क्लियर है? अब थर्ड देखते हैं, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। अब जो आरबीआई होता है वो सभी कमर्शियल बैंक का क्या होता है? बैंकर्स होता है, एंड सुपरवाइजर। सुपरवाइजर मतलब होता है देख रेख करने वाला काम, कि सारे बैंक सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये देख रेख करना। बैंकर्स बैंक, अब ये जितने भी कमर्शियल बैंक है, एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, ये सबका क्या है? बैंक है। अब ये बैंकर के रूप में 3 तरीके से काम करता है: कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, और क्लियरिंग हाउस। 3 तरीके से काम करता है, एक-एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कस्टोडियन ऑफ सीआर। अब आप सिंपल सी बात समझो, ये एसबीआई बैंक है। एसबीआई के पास जितना भी फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, एक पर्सन ने इस पे एसबीआई में 100 रुपए डिपॉजिट कराए, तो बैंक के पास 100 रुपए आ गए। बैंक क्या करता है? इसमें से कुछ हिस्सा आरबीआई के पास रखता है। 100 रुपए में से फॉर एग्जांपल 4 रुपए उन्होंने आरबीआई के पास रख दिए। अब ये जो आरबीआई के पास रखा है इसको बोलते हैं सीआरआर। तो आरबीआई क्या होता है? कस्टोडियन होता है सीआरआर का। अब देखो क्या लिखा है, कमर्शियल बैंक आर रिक्वायर्ड टू कीप सर्टेन प्रपोर्शन। किस चीज का? डिपॉजिट का। किसके पास रखना पड़ेगा? सेंट्रल बैंक के पास। तो आरबीआई इज अ कस्टोडियन ऑफ सीआरआर। क्लियर है वाली बात? सेकंड बात है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब होता है फॉर एग्जांपल, अगर कभी कमर्शियल बैंक को पैसों की जरूरत पड़ जाए, नीड पड़ जाए, पैसों की जरूरत पड़ जाए, ठीक है, और फॉर एग्जांपल आप ऐसा मानो कि ये पीएनबी बैंक है, तो यहाँ पे एक पर्सन ए है, इसने बैंक से लिया पैसा उधार। ये बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इन्होंने लिया 15,000 करोड़ रुपए उधार ले लिया। ठीक है, और उसके बाद ये देश छोड़कर भाग गए, फ्यूगिटिव हो गए। फ्यूगिटिव मतलब होता है भाग जाना। इकोनॉमिकल फ्यूगिटिव मतलब होता है पैसे लेके भागना। ठीक है, अब पीएनबी के पास 15,000 करोड़ रुपए थे, जनता की डिपॉजिट था, ये लेके इन्होंने ए को लोन दिया, ए लेके भाग गया। अब इनके पास पैसा नहीं है कि वो रिटर्न कर सके जनता को। अब ये क्या करेंगे? अलग अलग तरीकों से पैसा इकट्ठा करेंगे। तो 5,000 इन्होंने कहीं से उधार ले लिया, 5,000 इनकी प्रॉपर्टी सीज कर दी एक ही, वहां से हो गया 10,000 करोड़ रुपए का तो हो गया, फिर भी पैसे कम पड़ रहे हैं। अब क्या करेंगे? अब ये जाएंगे आरबीआई के पास। जब कहीं से पैसे का कुछ नहीं हो पाएगा तो लास्ट मोमेंट पर ये आरबीआई के पास जाएंगे, और आरबीआई इनको उधार देगा एज अ लास्ट रिजॉर्ट। क्लियर है वाली बात? अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन कमर्शियल बैंक फेल टू मीट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फ्रॉम दी अदर सोर्सेज। सारे सोर्सेज के बाद भी उनके पास पूरे पैसे नहीं आ पाए, इस फाइनेंशियल इमरजेंसी में दे अप्रोच द सेंट्रल बैंक। ये सेंट्रल बैंक को अप्रोच करेंगे, और सेंट्रल बैंक इन्हें लोन देगा एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। क्लियर है वाली बात? नेक्स्ट देखते हैं, क्लियरिंग हाउस का मतलब क्या होता है? जितने भी आपके कमर्शियल बैंक हैं, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे वो पीएनबी हो, चाहे वो कैनरा हो, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो, इन सब का अकाउंट होता है। जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं इनका अकाउंट होता है किसके पास? आरबीआई के पास। और ये सारे के सारे बैंक आरबीआई के पास अपना सीआरआर भी जमा कराते हैं। फॉर एग्जांपल एसबीआई और पीएनबी है, इन लोगों ने आपस में एक दूसरे से पैसा लिया हुआ दे रखा है। इन्होंने इसको दे रखा है, इन्होंने इसे ले रखा है। अब कभी कुछ इशू हो जाता है तो इस क्लेम को आरबीआई ईजिली सेटल कर सकता है, क्योंकि इन सबका अकाउंट आरबीआई के पास है, और आरबीआई के पास इनका सीआरआर का भी पैसा होता है। एज अ सेंट्रल बैंक होल्ड द कैश इज अ सीआरआर ऑफ और कमर्शियल बैंक,
इट बिकम ईजियर एंड मोर कन्वीनियंट फॉर इट। आरबीआई के लिए बहुत आसान हो जाता है कि इनके जितने भी क्लेम्स हैं उनको सेटल करना, क्लियर हाउस को क्लियर करना। कैसे? ऑल कमर्शियल बैंक हैव देयर अकाउंट विद सेंट्रल बैंक, तो द सेंट्रल बैंक कैन इजीली सेटल क्लेम्स ऑफ वेरियस कमर्शियल बैंक अगेंस्ट ईच अदर। आराम से सेटल कर सकते हैं। क्लियर है वाली बात? अब चलते हैं अगला ऑप्शन पे। अगला है क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट ऑफ आरबीआई, मतलब कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई चलाता है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी के दो टूल होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव टूल, एक होता है क्वालिटेटिव टूल। क्वांटिटेटिव टूल में आता है रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन और लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट एलआरआर। इसका मतलब होता है सीआरआर प्लस में एसएलआर। अब है क्वालिटेटिव मेथड इसमें होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोरल सुएशन और सिलेक्टिव क्रेडिट। क्लियर है? मॉनेटरी पॉलिसी में दो टूल होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में आता है रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन और एलएलआर। और क्वालिटेटिव में होते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोरल सुएशन और सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। अब सबसे पहले देखते हैं कि हमें मनी सप्लाई को कंट्रोल क्यों करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आपको पता होगा इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई का बढ़ना, जनरली प्राइस का राइज होना। जब प्राइस बढ़ रहे होते हैं उसे कहते हैं इन्फ्लेशन। पर प्राइस बढ़ क्यों रहे होते हैं? क्योंकि डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है। डिमांड क्यों ज्यादा होती है? डिमांड इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि जनता के पास पैसा ज्यादा होता है। अब आप इसको देखो, अगर जनता के पास पैसा ज्यादा है तो क्या करेगी? डिमांड करेगी। डिमांड करेंगे और सप्लाई कम होगी तो प्राइस राइज होगा। प्राइस राइज होगा तो क्या कहलाएगा? इन्फ्लेशन। अगर आपको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो एक काम करो, जो जनता के पास पैसा है इसको कंट्रोल कर लो। इसका उल्टा डिफ्लेशन देखते हैं। डिफ्लेशन का मतलब होता है मंदी आना, प्राइस का कम होना। प्राइस क्यों कम हो रहे हैं? क्योंकि डिमांड नहीं है मार्केट के अंदर। डिमांड क्यों नहीं? क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। क्लियर है? अगर आपको डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करो। इसलिए आरबीआई इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। क्लियर है यहाँ तक? अब सबसे पहले समझते हैं रेपो रेट क्या होता है और बैंक रेट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ये पब्लिक है, आम जनता है। अगर आम जनता को लोन की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, वो तो कहाँ जाओगे आप? कमर्शियल बैंक के पास जाओगे लोन लेने के लिए। कमर्शियल बैंक आपको लोन दे देगा, पर लोन फ्री में तो देगा नहीं, वो आपसे चार्ज करेगा लैंडिंग रेट। अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप आरबीआई सॉरी कमर्शियल बैंक के पास जाओगे, एसबीआई के पास जाओगे, वो आपको लोन देगा और उस पर चार्ज करेगा लैंडिंग रेट। ऐसे ही अगर आपको जो कमर्शियल बैंक है उसको पैसे की जरूरत है तो वो कहाँ जाएगा? आरबीआई के पास लोन लेने के लिए। आरबीआई भी लोन देगा, पर आरबीआई फ्री में लोन देगा नहीं। आरबीआई क्या चार्ज करेगा? रेपो रेट एंड बैंक रेट। सिंपल सी कहानी है। अगर जनता को पैसे की जरूरत होती है तो जनता जाती है अपने कमर्शियल बैंक के पास। कमर्शियल बैंक उनको लोन देता है और चार्ज करता है लैंडिंग रेट। अगर कमर्शियल बैंक को अगर पैसे की जरूरत पड़ गई तो कमर्शियल बैंक कहाँ जाएगा? आरबीआई के पास जाएगा। आरबीआई का चार्ज करेगा रेपो रेट और बैंक रेट। अब देखते हैं रेपो रेट और बैंक रेट में क्या डिफरेंस होता है। रेपो रेट वो रेट होता है, देखो, रेपो रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक आरबीआई लैंड टू कमर्शियल बैंक। रेपो रेट वो रेट होता है जिसपे सेंट्रल बैंक उधार देता है कमर्शियल बैंक को। बैंक रेट देखते हैं। बैंक रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लैंड मनी टू द कमर्शियल बैंक। सेम मतलब है कि भैया बैंक रेट भी वो रेट होता है जिसपे कमर्शियल बैंक को उधार मिलता है। किससे? सेंट्रल बैंक से। पर रेपो रेट जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, एक साल से कम के लिए होता है। और जो बैंक रेट होता है वो एक साल से ज्यादा के लिए होता है। क्लियर है वाली बात? ये लोग जाएंगे कमर्शियल बैंक लोन लेने के लिए। अगर एक साल से कम के लिए चाहिए तो लोन कटेगा रेपो रेट, और एक साल से ज्यादा के लिए चाहिए तो कटेगा बैंक रेट। क्लियर है? अब रेपो रेट और बैंक रेट के थ्रू आरबीआई सेंट्रल बैंक कंट्रोल कैसे करता है मनी सप्लाई को, वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देश के अंदर इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या था? आपने पढ़ा था। इन्फ्लेशन का मतलब था सर प्राइस का बढ़ना। प्राइस का बढ़ने का मतलब क्या था? क्योंकि डिमांड ज्यादा है। डिमांड क्यों ज्यादा है? मनी सप्लाई ज्यादा है। अब इसको उल्टा करके देखो एक बार। लोगों के पास पैसा ज्यादा है इसलिए वो डिमांड कर रहे हैं। डिमांड ज्यादा है इसलिए प्राइस बढ़ रहा है, और प्राइस बढ़ रहा है तो इसलिए देश में क्या है? इन्फ्लेशन है। अब फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलो, कमर्शियल बैंक एसबीआई पैसे उधार लेने जाता है आरबीआई के पास। ठीक है? और आरबीआई चार्ज करता है रेपो रेट 10%। 10%। कहने का मतलब है एसबीआई ने उधार लिया 10 लाख रुपए, तो रिटर्न कितना करना पड़ेगा इनको? 11 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। 1 लाख क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ बोरिंग हो गई। फॉर एग्जाम्पल, देश के अंदर इन्फ्लेशन है, एसबीआई पैसे उधार लेने गया आरबीआई के पास। आरबीआई ने कहा देश में इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी है, एक काम करते हैं रेपो रेट बढ़ा देते हैं। इन्होंने रेपो रेट को कर दिया 20%। जैसे ही रेपो रेट 20% हुआ, अब 10 लाख आपने लिए उधार, तो कितने वापस करने पड़ेंगे आपको? 12 लाख रुपए।
अब कितने वापस करने हैं? 2 लाख एक्स्ट्रा करने हैं। तो इस बार कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कितनी हो गई? 2 लाख हो गई, पहले से ज़्यादा हो गई। अब समझो यहाँ पे क्या लिखा है, जब भी देश में इन्फ्लेशन होगी, रेपो रेट और बैंक रेट को आरबीआई बढ़ा देगा। जैसे ही बैंक रेट और रेपो रेट बढ़ेगा, पहले 1 लाख रुपए खर्चा आता था लोन लेने का, 10 के 11 लाख देने थे, अब 10 से 12 लाख देने हैं। इनका मतलब इनको लोन महँगा मिलेगा। जब कमर्शियल बैंक को लोन महँगा मिलेगा, तो जनता को भी ये लैंडिंग रेट बढ़ा देंगे। अगर पहले जनता से 15% चार्ज करते थे, अभी जनता से कितना चार्ज करेंगे? 20%। जब जनता से ज़्यादा चार्ज करेंगे, तो जनता लोन नहीं लेगी, डिस्करेज हो जाएगी। और जब जनता लोन नहीं लेगी, तो जनता के पास पैसा नहीं आएगा, और जब पब्लिक के पास पैसा नहीं आएगा, तो मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाएगी। क्लियर है वाली बात? ऐसा ही इसका उल्टा होता है डिफ्लेशन में। डिफ्लेशन के अंदर मतलब क्या होता है? डिफ्लेशन में मनी सप्लाई कम होती है, मनी सप्लाई को बढ़ाना होता है। मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए क्या करेगा आरबीआई? आरबीआई रेपो रेट को कम कर देगा। रेपो रेट बैंक रेट जैसे ही कम होगा, कमर्शियल बैंक को लोन सस्ते में मिलेगा। जब कमर्शियल बैंक को लोन सस्ते में मिलेगा, ये जनता को लोन सस्ते में देंगे। जब जनता को लोन सस्ते में मिलेगा, जनता ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उधार लेगी। जब ज़्यादा उधार लेगी, तो जनता के पास क्या आएगा? पब्लिक के पास क्या बचेगा? मनी सप्लाई आ जाएगी, और जैसे ही मनी सप्लाई आ जाएगी, तो क्या होगा? डिमांड होना स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है वाली बात? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, सीआरआर क्या होता है और एसएलआर क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये जनता है, जनता ने पैसे जमा कराए ₹100, ठीक है? जनता ने डिपॉजिट करा दिए ₹100 एसबीआई के पास, और एसबीआई अब क्या करता है? इस पैसे का ₹100 एसबीआई के पास आए, एसबीआई क्या करेगा? ₹100 में से टोटल डिपॉजिट आया ₹100, ₹100 में से कुछ पैसे आरबीआई के पास रखेगा, कुछ पैसे अपने पास रखेगा सेल्फ, और बाकी पैसों को लोन में देगा, ठीक है? तो अगर एसबीआई के पास, कमर्शियल बैंक के पास ₹100 आए, इसमें से कुछ पैसा आरबीआई के पास रखेंगे, जिसे कहेंगे सीआरआर, और कुछ पैसा क्या करेंगे? अपने पास रखेंगे, जिसे कहेंगे एसएलआर, और जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है, वो क्या कहलाएगा? लोन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, ₹4 इन्होंने रख लिए सीआरआर के, ₹18 रख लिए उन्होंने एसएलआर के, बाकी कितने बच गए? 78, 78 का क्या दे दिया? लोन दे दिया। तो कहने का मतलब सिंपल सा है, जब भी किसी बैंक के पास डिपॉजिट आता है, टोटल डिपॉजिट आता है, उसमें से वो कुछ हिस्सा आरबीआई के पास रखते हैं। जब वो आरबीआई के पास रखते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? सीआरआर, और जो कुछ हिस्सा वो अपने पास रखते हैं, उसे कहते हैं एसएलआर। क्लियर है? और जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट बचता है, उसे क्या कहते हैं? लोन कहते हैं। अब मान लो लोन के लिए 78 पड़े थे, इन्होंने ₹60 लोन में दे दिया, ₹60 लोन में चला गया। अब ₹18 इनके पास एक्स्ट्रा पड़े हैं। अब एक्स्ट्रा पड़े हैं, बैंक में पैसे बेकार तो होने देंगे नहीं। अभी जो एक्स्ट्रा पैसा बचा है, ₹18 क्या बचा है इनके पास? सरप्लस बचा है, सरप्लस। इस सरप्लस को क्या करेंगे ये लोग? एसबीआई के पास डिपॉज़िट कर देंगे, एसबीआई के पास डिपॉज़िट कर देंगे, और एसबीआई इनको क्या देगा? एक इंटरेस्ट देगा, इसे कहेंगे रिवर्स रेपो रेट। क्लियर है वाली बात? फिर समझा रहा हूँ, जब भी किसी बैंक के पास टोटल डिपॉजिट आता है, कुछ भी पैसा आता है, उसमें से कुछ हिस्सा वो आरबीआई के पास रखते हैं, जिसे सीआरआर कहते हैं, कुछ हिस्सा वो अपने पास रखते हैं, जिसे एसएलआर कहते हैं, बाकी अमाउंट को लोन में देते हैं। जैसे ₹78 लोन में देने थे, पर ₹60 ही लोन गया, बाकी ₹18 बच गए। इसका क्या होगा? ये एक्स्ट्रा जो पैसा बचा है, सरप्लस बचा है, इसको क्या करेंगे? आरबीआई के पास जमा करा देंगे, और आरबीआई जो इंटरेस्ट देगा कमर्शियल बैंक को, इसे हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। क्लियर है वाली बात? अब आगे देखते हैं। रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक कैन डिपॉजिट देयर सरप्लस फंड, जो उनके पास एक्स्ट्रा सरप्लस पैसा बचा है, वो आरबीआई के पास जमा करा देंगे, और आरबीआई इस पे जो इंटरेस्ट देगा, उसे क्या बोलोगे आप लोग? रिवर्स रेपो रेट। समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं। सीआरआर, मैंने बताया आपको, जितना भी बैंक के पास पैसा आएगा, उसमें से कुछ हिस्सा वो आरबीआई के पास रखेंगे, जिसे कहेंगे सीआरआर। इट रेफर्स टू मिनिमम परसेंट। मिनिमम परसेंट का मतलब कुछ हिस्सा, इसका नेट डिमांड एंड टाइम लेबिलिटी, इसका मतलब होता है डिपॉजिट। जो भी बैंक के पास डिपॉजिट आया है, उसमें से कुछ हिस्सा कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक आरबीआई के पास रखेगा। इसे क्या बोलोगे आप? सीआरआर बोलोगे। क्लियर है वाली बात? आगे देखते हैं एसएलआर। अब जो पैसा आया, उसमें से कुछ हिस्सा किसके पास रखना है? अपने पास। सेंट्रल बैंक के पास रखा सीआरआर, अपने पास रखा एसएलआर। ठीक है? स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर रेफर्स टू मिनिमम परसेंट, ये भी मिनिमम है किसका? वही डिपॉजिट का, नेट डिमांड एंड टाइमेबिलिटी का। कमर्शियल बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद देमसेल्फ, अपने पास रखना है। क्लियर है वाली बात? इसे एसएलआर कहते हैं। अब आगे देखते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है। सिंपल सा देखो, ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू बाय एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय आरबीआई टू पब्लिक
एंड कमर्शियल बैंक। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है कि आरबीआई के पास पावर है कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीद और बेच सकता है, किसको? कमर्शियल बैंक और जनता को। सिंपल सा समझना है, जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसको खरीदने और बेचने की पावर आरबीआई के पास है, और आरबीआई इसको खरीदता और बेचता है जनता और कमर्शियल बैंक को। ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय द सेंट्रल बैंक, दैट इज आरबीआई, फ्रॉम टू द पब्लिक एंड कमर्शियल बैंक। अब इन्फ्लेशन में इसको कंट्रोल कैसे करते हैं? देखो, अगर देश के अंदर इन्फ्लेशन है, इसका मतलब मनी सप्लाई ज्यादा है। जब मनी सप्लाई ज्यादा होगी तो आरबीआई क्या करेगा? सेल कर देगा सिक्योरिटी को। सिक्योरिटी सेल करने से क्या होगा? जनता के पास सिक्योरिटी चली जाएगी और पैसा आरबीआई के पास आ जाएगा। ठीक है, रिड्यूस कैश रिजर्व विद कमर्शियल बैंक, जनता और कमर्शियल बैंक के पास कैश रिजर्व कम हो जाएगा, कैडिकेशन कम हो जाएगा। अगर डिफ्लेशन है, लेस मनी सप्लाई है, तो मनी सप्लाई को बढ़ाना है। मनी सप्लाई को कैसे बढ़ाओगे? परचेज कर लेगा, आरबीआई परचेज करेगा सिक्योरिटी। जैसे ही परचेज करेगा, आरबीआई के पास सिक्योरिटी आ जाएगी, कमर्शियल बैंक के पास पैसा आ जाएगा। जब कमर्शियल बैंक के पास पैसा आ जाएगा तो वो क्या करेंगे? लोन में आगे दे देंगे, कैडिकेशन बढ़ जाएगा। क्लियर है वाली बात? अब हमारे 5 रूल हो चुके हैं: रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, एसएलआर, सीआरआर। ठीक है, अब सिंपल सी बात देखो, आपको अगर याद करना है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में क्या करते हैं? कोई भी रेट हो, अगर इन्फ्लेशन में है, चाहे वो रेपो रेट हो, चाहे बैंक रेट हो, चाहे रिवर्स रेपो रेट हो, चाहे सीआर हो, चाहे एसएलआर हो, सबको क्या करना है? इंक्रीज करना है। डिफ्लेशन में क्या करना है? डिक्रीज करना है। सिंपल याद करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर मनी सप्लाई ज्यादा है, इन्फ्लेशन ज्यादा है, रेपो रेट बढ़ा दो, बैंक रेट बढ़ा दो, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दो, ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशन में सेल कर दो, सीआरआर बढ़ा दो, एसएलआर बढ़ा दो। अगर डिफ्लेशन है तो सारे सारे रेट को घटा दो, और ओपन मार्केट ऑपरेशन में परचेज कर देगा आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, कमर्शियल बैंक एंड पब्लिक। क्लियर है? अब देखते हैं क्वालिटेटिव टूल। सबसे पहले देखते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब आप समझो कि अगर आपको पैसे की जरूरत है, आप बैंक जाते हो और बैंक के पास पैसे लोन के लिए आते हो, और बैंक वाले बोलते हैं कि आपको लोन तो दे देंगे पर उसके बदले में कुछ रखना पड़ेगा, कोलेक्टर रखना पड़ेगा। तो आप गोल्ड के थ्रू लोन लेते हो। मान लो आपके पास गोल्ड जो है उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए है। ठीक है, और बैंक ने आपको उस गोल्ड के बदले में कितना लोन दिया? 80,000 रुपए दिया, 80,000 दिया। तो आपकी गोल्ड की वैल्यू कितनी है? 1 लाख रुपए। मिला कितना आपको? 80,000। ये 20 जो थाउजेंड है, इसे कहते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपए ऑफ द गोल्ड, अमाउंट ऑफ लोन, जो आपको लोन मिला 80,000 रुपए, इसके बीच का जो डिफरेंस, 1 लाख और 80,000 के बीच का जो 20,000 रुपए डिफरेंस है, ये क्या है? मार्जिन रिक्वायरमेंट है। और ध्यान रखो, अगर देश में इन्फ्लेशन है, मतलब मनी सप्लाई ज्यादा है, सरकार चाहती है पैसा जनता के पास ना रहे, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को क्या करोगे? बढ़ा दोगे। जैसे कि 1 लाख 1,80,000 था, मार्जिन रिक्वायरमेंट 40,000 कर दो। जैसे 40,000 हो जाएगा, आपको 1 लाख के कितने मिलेंगे? 60,000 मिलेंगे, 40,000 हो जाएगा। और अगर डिफ्लेशन है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को सॉल्व कर दो। क्लियर है वाली बात? अगला है मॉरल सुएशन। मॉरल मतलब होता है नैतिक, सुएशन मतलब होता है दबाव, नैतिक दबाव बनाना। मोरल सुएशन के अंदर आरबीआई क्या करता है? आरबीआई थ्रू डिस्कशन, लेटर, स्पीच, कॉन्फ्रेंसिस, इनके माध्यम से, लेटर के माध्यम से, स्पीच के माध्यम से, कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या करता है? जो कमर्शियल बैंक होते हैं उनके ऊपर मॉरल सुएशन बनाता है, नैतिक दबाव बनाता है कि आप भी जो हम कह रहे हैं उस तरीके से काम करो, जो भी हम पॉलिसी लेके आ रहे हैं उसमें आप कॉपरेट करो। बस इतनी सी बात है। कॉम्बिनेशन ऑफ परसुएशन एंड प्रेशर दैट सेंट्रल बैंक अप्लाई ऑन दी अदर बैंक। मॉरल सुएशन एक तरीके से दबाव होता है, नैतिक दबाव जो सेंट्रल बैंक बनाता है अदर बैंक्स के ऊपर कि आप भी हमारे साथ कॉपरेट करके इस पॉलिसी को फॉलो करो। अब लास्ट आपका है सेलेक्टिव क्रेडिट। सेलेक्टिव क्रेडिट का मतलब होता है कि आरबीआई तय करेगा कि किसको उधार देना है और किसको उधार नहीं देना। इसमें एक टर्म आती है प्योरिटी सेक्टर लैंडिंग। प्योरिटी सेक्टर लैंडिंग का मतलब होता है कि जैसे आपके पास 78 रुपए बचे थे लोन देने के लिए, तो आप किसको लोन दोगे? सरकार चाहती है या आरबीआई चाहता है कि सबसे पहले आप एग्रीकल्चर को लोन दो, एमएसएमई को लोन दो, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उनको लोन दो, उसके बाद अगर बचता है तो बाकी लोगों को लोन दो। तो सिलेक्टिव क्रेडिट का मतलब होता है कि आप सेलेक्ट कर लेते हो कि किसको आपको उधार देना है और नहीं देना। इसमें 2 तरीके से होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। अगर आप किसी अच्छे काम में देना चाहते हो तो पॉजिटिव हो गया, किसी को नहीं देना चाहते तो वो नेगेटिव सेंस में काम करता है। जैसे अंडर सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल आरबीआई गिव डायरेक्शन टू अदर बैंक, अदर मतलब कमर्शियल बैंक को डायरेक्शन देता है, गिव और नॉट गिव क्रेडिट, किसको उधार देना है किसको उधार नहीं देना, ये आरबीआई डायरेक्शन देगा।
और इसके दो सेंस है, पॉजिटिव सेंस भी है और एक नेगेटिव सेंस भी है। पॉजिटिव मैनर का मतलब होता है जब आप लोन देते हो प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर, कि एग्रीकल्चर में देना है, एमएसएमई को देना है, ईडब्ल्यूएस वालों को देना है, इनके लिए। और नेगेटिव मैनर का मतलब होता है जब आप चाहते हो कि इस सेक्टर में पैसा ना जाए, जैसे कोई लीकर का काम है, इसका उसको चाहिए, किसी का टैबेको का काम है, तो उनके पास पैसा ना पहुंचे, इसको कहते हैं नेगेटिव सेंस। क्लियर है यहाँ तक?